हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम सेकंड, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और नई एनसीईआरटी जो नया एडिशन आया है, इसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि हमने कवर किया कि 600 BCE से लेकर के 600 CE तक के टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंड होने के बाद जो ऋग्वेदा कंपोज्ड हुआ, उनका एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, उसके बाद इस टाइम पीरियड पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले मेनली वो ब्राह्मी और खरोष्टी में थे, उनको डेसिफर्ड किया जा चुका है, जिसको कि जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें सबसे अर्लीस्ट स्टेट कौन से थे। 16 महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ाई की। उसमें हमने देखा कि उस टाइम पीरियड पे ओलिगार्की थी, वहां के किंग्स को गनाज या संघास बोला जाता था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट धर्म सूत्र को कंपोज किया गया। उस टाइम की कैपिटल जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी। उसके बाद उन 16 महाजनपदास में से मगध जो उस टाइम पीरियड का सबसे पावरफुल स्टेट था, उसके बारे में हमने देखा कि मगध का ऑक्यूपेशन कैसा था, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो कैसी थी, वहाँ के रूलर्स जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा मगध की कैपिटल क्या थी। फिर कुछ टाइम बाद मगध की कैपिटल चेंज होकर पाटलिपुत्र हुई, उसके बारे में। उसके बाद फिर हमने देखा कि मगध में ही जो सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर था वो था मौर्य एम्पायर। फिर हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ाई की, मतलब मौर्य एम्पायर के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले। मेगास्थनीज के जो कंटेम्परेरी वर्क्स था उससे मिला, और जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था उससे भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है, और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उससे मिले। फिर हमने देखा मौर्य एम्पायर के का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसकी कैपिटल क्या थी मगध की उस टाइम पीरियड पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड पे, और उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल स्टेट्स कौन से थे, और उनका मिलिट्री सिस्टम कैसा था, कितने पार्ट में डिवाइड था, उनका ट्रेड किस प्रकार से था, अशोका ने रिलीजन को कब अपनाया, और उसके भी हेड होते थे जिसको कि धम्म बोला जाता था। उसके बाद हमने देखा कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, प्राकृत और अरेमिक कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पे मिली, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर हमने देखा कि मगध जो कि पूरा का पूरा इधर अफगानिस्तान से होता हुआ इधर कोस्ट ऑफ उड़ीसा तक फैला हुआ था। इसके अलावा जो साउथ में कुछ स्टेट थे, वहां पे किस टाइप की रूलर थे, किस टाइप की किंगशिप थी, उनके बारे में हमने पढ़ाई की। उसमें हमने देखा कि जो साउथ के चीफ और किंग्स थे उसमें चोलास, चेराज एंड पांड्यास ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, सातवाहनास इंपॉर्टेंट थे, सक्स इंपॉर्टेंट थे। इनका जो सोर्स है, एविडेंस है जो हिस्टोरियन को मिला है, तमिल संगम टेक्स्ट, ये पोयम के फॉर्म में है, जिसमें पोयम के फॉर्म में इनके बारे में जानकारी कलेक्ट की गई है। उसके बाद हमने देखा उसी टाइम पीरियड में मतलब साउथ के साइड ही सेंट्रल एशिया में जो है एक थे कुशंस थे, जो कि खुद को डिवाइन मानते थे, यानी कि सन ऑफ गॉड मानते थे। उनके बारे में हमने देखा, उनके क्वाइंस, स्कल्पचर, और उनके बारे में हमें क्या एविडेंसेस और कहाँ से मिलते हैं वो सब भी हमने देखा। उसके बाद हमने गुप्ता रूलर के बारे में भी थोड़ी पढ़ाई की कि जो गुप्ता रूलर है उनके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, उनकी क्वाइंस, स्कल्पचर और लिटरेचर से मेनली मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जिसको कि हरिसेन ने कंपोज किया है, लिखा है, और हरिसेन वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी अब तक के वीडियोस में पिछले 2 पार्ट में हमने ये सारी जानकारी डिटेल में कलेक्ट की। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, अ चेंजिंग कंट्री साइड। वहाँ के रूलर कैसे थे, किंग्स कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी मिलिट्री कैसी थी, कैसे उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम था, इन सब के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है उनके इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। और जो उस टाइम पीरियड पे चाइनीज पिलग्रिम्स आए, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और जैन टेक्स्ट हैं, इन सब टेक्स्ट के थ्रू हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और जो उस टाइम पीरियड में उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनके कोर्ट पोएट होते थे, वो सारे भी उस टाइम पीरियड पे उनके बारे में ही चीजें लिखा करते थे।
इन सब से हिस्टोरियंस को उन किंग्स के बारे में, रूलर्स के बारे में हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में आसानी मिलती है। लेकिन जो कंट्री साइड लोग थे, इट मीन्स जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल थे उन सब रूलर के स्टेट में, उनकी लाइफ कैसी थी इस बारे में हमें कुछ ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, और ना ही उन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज्यादा कोई टेक्स्ट होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं जिससे हमें कि उनकी लाइफ के बारे में पता चले। तो उनका जो कुछ मेन एविडेंस होता है जिससे कि हिस्टोरियन को उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत पता चला उनकी लाइफ के बारे में, वो जो मेन एविडेंस थे मेनली वो थे एक कहानी है, कहानी के फॉर्म में इसमें लिखा गया है। एक हो गई जातक, जातकास, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और दूसरी पंचतंत्र। जातकास जो कि पाली में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज, पाली और प्राकृतिक नॉर्मल कॉमन लोगों की लैंग्वेज होती थी, और इस लैंग्वेज में कहानियां लिखी गई हैं इसमें काफी सारी, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो है, और इसी में हमें थोड़ा कॉमन लोगों के बारे में इन एविडेंसेस से पता चलता है कि उस टाइम के ऑर्डिनरी जो पीपल थे उनकी लाइफ कैसी थी। और जातकास में एक इम्पॉर्टेंट जातक है गंडा तिंडू जातक। इस जातक में मेनली की कहानी है एक किंग की, जो कि एक जो है मोरली अनलॉफुल जिसको आप कहा जाए, यानी कि एक विक्ड किंग था के बारे में कहानी है। और उसमें एक मेन है एल्डरली, यानी ओल्ड मैन, वुमेन, कल्टीवेटर्स हैं, हर्डर्स, विलेज बॉय, एनिमल्स, ये सब सारे लोग हैं। और किंग जो है उससे ये लोग काफी परेशान है, जो नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं उस सोसाइटी के या उस स्टेट के, वो काफी परेशान है। उनका मानना है कि वो हमेशा किंग को कंप्लेन करते रहते हैं। किंग एक दिन क्या करता है, भेष बदल के थोड़ा अपना गांव में निकलता है लोगों के बारे में जानने के लिए, तो वहां पे वो सुनता है कि लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि रात में हम जो है लुटेरे जो है रॉबर्स हैं उनके द्वारा लूटे जाएं, और दिन में जो टैक्स कलेक्टर हैं हम उनके द्वारा लूटे जाते हैं। तो ये मेनली वहां का जो विलेज सिस्टम था, जो लोग थे, कॉमन लोग थे, वो किंग के बारे में ऐसा सोचते थे। और फाइनली वो ये सोचते थे कि ये सिचुएशन आ गई थी कि पीपल ये सोचते थे कि हम बल्कि ये गांव छोड़ के किसी फॉरेस्ट वगैरह में रहने के लिए चले जाएं, तो वहां कम से कम हमें ना भाई रॉबर्ट्स का डर रहेगा और ना ही टैक्स कलेक्टर किंग्स का, ना ही हमें उन्हें हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो इन स्टोरीज से ये इंडिकेट होता है कि किंग और जो उसके सब्जेक्ट थे उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। जो रूरल पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो मेनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड थी, वहां पे बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव डिमांड्स होते थे, यानी कि टैक्स देना, हाउस टैक्स, इरिगेशन टैक्स, तमाम तरीके के टैक्स, जिससे कि कॉमन पीपल को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। उसके बाद हम आते हैं इनकी नेक्स्ट हेडिंग पे, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी टेक्निक्स या कौन सी स्ट्रेटजीज का पालन करते थे या कौन सी टेक्निक्स का यूज करते थे। सबसे पहले कि उनकी टेक्निक थी कि वो जो है अपने एग्रीकल्चरल प्लॉ को, यानी कि जहां जिस फील्ड में उनको एग्रीकल्चर करना है, वो मेनली एक फर्टाइल अलुवियल लैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, स्प्रेड होते थे। रिवर हो गई जैसे कि गंगा, कावेरी, इसी के आसपास उनका जो फील्ड होता था वो स्प्रेड होता था चारों तरफ, जिससे कि उन्हें पानी की इन सब में बहुत ज्यादा आसानी होती थी। अब कोई भी खेती आप करने को गए तो वहां पे आपको पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर ये रिवर्स जैसे कि गंगा और कावेरी इसके आसपास ही रहेंगे तो इनको बहुत लंबी कैनाल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से अपने फील्ड में पानी ला सकते हैं। और दूसरा कि ये उस जगह पे खेती करते थे जहाँ पे अलुवियल सॉइल होने के साथ साथ हाई रेनफॉल एरिया होता था, जो जहाँ पे बारिश ज्यादा होती थी, एक तो वहां पे खेती करते थे। अब जब हाई रेनफॉल एरिया है तो वहां पे अपने आप बारिश होगी और अपने आप इनको पानी मिल जाएगा इनकी फसलों को, तो उससे भी इनको बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर में फायदा होगा। और दूसरा कि जो इनकी स्ट्रेटजी थी इंक्रीज करने का प्रोडक्शन, वो था यूज ऑफ आयरन प्लॉ, यानी कि ये लोहे के हल का यूज करते थे खेतों को जोतने के लिए। लोहे का हल देखेंगे आप, आयरन प्लॉ लगभग 18th-20th सेंचुरी तक यूज किया गया है फील्ड को जोतने के लिए।
इन सब करने के लिए। तो आयरन प्लॉ, लेकिन आयरन प्लॉ हर जगह यूज नहीं किया जा सकता था। ये सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट पे रेस्ट्रिक्टेड था, जैसे कि जो सेमी एरिड एरियाज थे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब पे जो है इस एरिया को इन सब पे तो इसको आसानी से किया जा सकता था। लेकिन जैसे कुछ और एरियाज हैं जो हिली एरियाज होते थे, उस पे इसको जो है यूज नहीं किया जा सकता था। जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, इस पे जो एग्रीकल्चर किया जाता था वो हो एग्रीकल्चर किया जाता था। हो एग्रीकल्चर मेनली होता है कि उसमें एक जो है हो मतलब कि हिंदी में इसको फावड़ा जो होता है उस टाइप का होता है हो। तो ये उससे जो है जो इनका हिली एरिया होता था उसको हो से ये लोग एक एक गड्ढा खोद खोद के फिर उसमें ये लोग हिली एरियाज को उसमें गड्ढा बनाते थे और फिर उसमें ये अपनी फसल को उगाते थे। यानी कि वो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम था। और ये जो है कुछ सेंट्रल पार्ट्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, ईस्टर्न पार्ट थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हिल ट्रैक्ट वाले, वहां पे हो एग्रीकल्चर किया जाता था। उसके बाद फिर हम आते हैं कि यूज ऑफ इरिगेशन। ये लोग इन खेतों की, जैसे कि जो फील्ड्स जो है रिवर्स से काफी दूरी पे हैं, उनपे ये लोग इरिगेशन करने के लिए मेनली वेल्स हो गए, वेल्स बनाते थे इरिगेशंस के लिए, कैनाल्स बनाते थे, टैंक्स बनाते थे। इन सब का यूज भी वो लोग करते थे इरिगेशन के लिए, ताकि अच्छी से अच्छी फसल हो जाए। वैसे मेनली तो ये लोग गंगा और कावेरी रिवर और भी जो इनके आसपास की रिवर थी उसके आसपास ही खेती किया करते थे। लेकिन कॉमनली ये इन सब का यूज भी करते थे, इरिगेशन सिस्टम का, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, इन सब चीजों का। उसके बाद फिर हम आते हैं, देखते हैं कि इनके जो रूरल सोसाइटी थी उसमें किस टाइप के डिफरेंसेस थे। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक समान थे, सब किंग ही तो नहीं थे, क्योंकि वहां पे ऑलिगार्की थी। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, ये तो हमेशा हर सोसाइटी में रहता है। तो अब हम देखते हैं कि उनकी रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहले जो उनका सोसाइटी था उसके बारे में हमें मेनली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उससे जानकारी मिलती है। वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उससे हमें जानकारी मिलती है कि वहां पे कुछ जो है स्मॉल पीजेंट्स होते थे, कुछ एग्रीकल्चरल लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, कुछ लार्ज लैंड लॉर्ड्स भी होते थे। तो जो लार्ज लैंड लॉर्ड्स, लैंड होल्डर्स होते थे, वो जो पोजीशन, वो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटेरी होती थी। और जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे उनके पास एक लार्ज मतलब अमाउंट में लैंड होती थी और वो हेरिडिटेरी होती थी। ऐसा नहीं है कि वो लैंड बाद में या वो पोस्ट, जैसे कि आप मुगल पीरियड में देखेंगे जागीरदारी सिस्टम वगैरह ये सब बदलती रहती थी। जागीर आज किसी के पास है तो कल किसी के पास हो जाएगी, ऐसा उस टाइम पीरियड पे नहीं था। ये जो लार्ज लैंड ओनर्स थे इनका जो पोस्ट था वो हेरिडिटेरी था, जो लैंड उनकी है वो उन्हीं की रहेगी। और उस टाइम पीरियड पे उसको वेल्लर बोलते थे, वेल्लालर भी आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको जो भी पढ़े तो ये उनको बोला जाता था। और इनको जो मतलब कि वो होते थे हेडमैन, जो विलेज हेडमैन होते थे, जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, इनको ये बहुत ही पावरफुल होते थे और इनको मेनली गृहपति भी बोला जाता था, जो विलेज हेडमैन होते थे। और इनके अंडर में काफी सारे प्लॉमैन और स्लेव्स ये सारे होते थे। प्लॉमैन में जिनको कि उस टाइम पीरियड पे उजहवार बोला जाता था और स्लेव्स जिनको कि एडीमई बोला जाता था। ये सब वर्ड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम्स में हमसे ये वर्ड ही पूछा जाता है, कहानी नहीं पूछी जाती है। ये वर्ड्स पूछा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे जो प्लॉमैन थे उनको क्या बोला जाता था, या जो स्लेव्स थे उनको क्या बोला जाता था, या जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, लैंड होल्डर्स ओनर्स होते थे, उनको क्या बोला जाता था। और ये सब जो सोर्सेज हैं, ये सब जो जानकारी हमें मिलती है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट जो कि तमिल लिटरेचर था एक, जिसको कि हमने बताया इसके आगे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि उसको जो है संगम टेक्स्ट जो है वो पूरे पोयम के फॉर्म में, उसमें उस टाइम पीरियड के किंग्स, उनकी किंगशिप और उनके सोसाइटी के बारे में सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। तो उससे हमें उस टाइम पीरियड की ये सब बहुत ही सारी क्रूशियल जानकारी मिलती है। उसके बाद
अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग या सब हेडिंग, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स पे। इसमें हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था वो क्या था। तो मेनली इस बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो उस टाइम के जो रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शंस थे, जो कि कॉपर के इंस्क्रिप्शंस थे, स्टोन के इंस्क्रिप्शन थे, इन सब पे लिखा गया है, उससे हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में जानकारी मिलती है। मेनली रिलीजियस ग्रांट्स, जो कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था, ये मेनली इसके बारे में हमें पता चलता है संस्कृत टेक्स्ट थे, जो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें रिलीजियस ग्रांट्स के बारे में, लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है। जो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैं उस टाइम पीरियड के, वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं, बट रेस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कुछ कॉमन लैंग्वेज में, वहाँ की तमिल और तेलुगु, इन लैंग्वेजेस में भी कुछ कॉमन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखे गए हैं। उस टाइम का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि हमें प्रभावती गुप्ता के बारे में जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे अर्ली इंडियन हिस्ट्री के, चंद्रगुप्त सेकंड उनकी बेटी थी और उनकी शादी हुई थी डेक्कन के एक पावरफुल किंग वाकाटक से। और इस बात की जानकारी हमें संस्कृत लीगल टेक्स्ट से मिलती है कि जो वुमेन्स होती थी उनको जो लीगल एक्सेस होता था, जैसे कि लैंड वगैरह हो गई, और भी जो हेडमैन, मतलब कि अपने फैमिली का हेडमैन होना, ये सारी चीजें, इन सब का जो एक्सेस होता था वो वुमेन्स के पास नहीं होता था। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है प्रभावती। ये भी हो सकता है कि वो क्वीन थी, उनका जो सिचुएशन थी, उनकी जो कंडीशन थी वो बाकी सबसे चेंज थी, वो एक कॉमन वुमेन नहीं थी, वो एक एक्सेप्शनल एक क्वीन थी। तो मे बी इस वजह से भी उनका जो एक्सेस है लैंड वैंड को लेके वो चेंज हो सकता है। और इसकी हमें जो इसका जो सोर्स है वो लीगल टेक्स्ट है उस टाइम पीरियड का। उसके बाद हम आते हैं कि उस टाइम पीरियड के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो मेनली ब्राह्मणास को इंक्लूड करते थे, पीजेंट्स को। जो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब ब्राह्मणास हो गए, पीजेंट्स हो गए, और भी उनके साथ जो थे रिप्रेजेंटेटिव किंग्स के होते थे, उनके बारे में वो बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो उसमें मतलब ऐसा लिखा गया है कि जो उसमें कोई भी नया जो लॉर्ड आता था, लैंडलॉर्ड बोल दीजिए, या नया जो विलेज हेडमैन आता था, तो जितने भी कॉमन लोग होते थे सबको उनको ड्यूज जो है पे करना पड़ता था। और जो मतलब अभी तक नहीं दिए हैं, जो आगे देना है, वो सारे ड्यूज जितने भी होते थे वो जो नया हेडमैन आता था, विलेज मैन आता था, उसको पे करना पड़ता था। उसके बाद हम देखते हैं लैंड ग्रांट का सिस्टम वहां पे कैसा था। तो लैंड ग्रांट का सिस्टम वो कंट्री के बहुत सारे पार्ट में, मोस्ट ऑफ द पार्ट में लैंड ग्रांट का सिस्टम पाया जाता था। लैंड ग्रांट्स मेनली होता था कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी, काफी लार्ज पार्ट में होती थी अनकल्टिवेटेड लैंड्स, तो जो उसको रहता था उसको एक साइज ऑफ लैंड, मतलब एक थोड़ा सा कभी स्मॉल कभी लार्ज, उसको एक डोनीज को जो है दे दिया जाता था, एक दान की तरह, कि चलो हमने आपको इसको दे दिया। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए वो लैंड डोनीज को दे दी जाती थी। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो डोनीज को दे दी जाती थी उनके एग्रीकल्चरल एरियाज को एक्सटेंड करने के लिए। मतलब कि अगर वो हम किसी को फ्री में ऐसे दान में लैंड दे देते हैं, ब्राह्मण्स को दे देते हैं या और भी किसी को भी दे देते हैं, तो वो उस पर अपनी मेहनत करके उसको उस लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड को भी वो फर्टाइल कर देंगे, कल्टिवेटेड कर देंगे। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है। उसी जगह पे कुछ हिस्टोरियंस का कुछ और जो अदर हिस्टोरियंस है उनका मानना ये है कि ये जो है अनकल्टिवेटेड लैंड को डोनीज को दे देना, ये एक वीक पॉलिटिकल पावर को इंडिकेट करता है। ये हमें दिखाता है कि किंग्स किस तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो अपने सामंत के ऊपर से लूज कर रहे हैं। सामंतास जिनके पास की मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड्स होती थी और उनके पास अपनी आर्मीज भी होती थी जो वो टाइम पड़ने पर किंग को प्रोवाइड करते थे। तो किंग्स को हमेशा इनकी बात माननी पड़ती थी, इनके बारे में सोचना पड़ता था।
तो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि वो जो है अपने जो सामंत होते थे वो अपने एलाइज से और स्ट्रांग होने के लिए ये ग्रांट ऑफ लैंड का सिस्टम लेके आए थे, और ये जो है इस प्रोजेक्ट से, इस चीज से खुद को किंग के एक तरीके से वो किंग के जैसे ही एक विलेज में ट्रीट किए जाते थे। तो इसलिए जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि जो सामंत होते थे या फिर जो और भी ऑफिशियल्स होते थे ये नॉर्मली इन लोगों को पैस्टोरिस्ट जो होते थे, फिशर पोक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल सेमी सेकेंडरी आर्टिसंस होते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, इनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता था। इनका इन दोनों एक दूसरे की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर थे। तो मेनली ये जो ट्रांजैक्शन होता था इनके बीच में, इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा माइजरेबल और बहुत ही ज्यादा अलग थी। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है टाउन्स एंड ट्रेड। टाउन्स एंड ट्रेड, इसमें हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो आती है न्यू सिटीज। इस टाइम पीरियड पे अब हम आते हैं, अभी तक हमने इसकी रूरल सोसाइटीज, वहां की जो चीजें थी, फार्मर्स, उनका एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या था, इन सब चीजों के बारे में जाना। अब हम फिर से अपनी अर्बन लाइफ के पे वापस आ जाते हैं कि उस टाइम पीरियड की या मगध की या और जो महाजनपदास थे 16, उनकी अर्बन लाइफ कैसी थी या अर्बन सिटीज कैसी थी। तो जो मोस्टली अर्बन सिटीज थी वो मोस्टली या तो वो जो 16 जनपदास थे उनके कैपिटल्स थे या उसकी आसपास की सिटीज ही अर्बन सेंटर्स में आते थे, वही मेजर टाउन्स थे उस टाइम पीरियड पे। और वो मेनली जो है रूट ऑफ कम्युनिकेशंस भी होते थे उस टाइम पीरियड पे। और उन सिटीज में जो मेन सिटीज थी उसमें है हमारी हो गई पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये तो आपने सुना होगा, ये मगध का ही कैपिटल था, जिसका कि रिवेराइन रूट था, यानी कि इसके ये और तरफ से तो 3 तरफ से तो नदियों से घिरा हुआ था, तो इसके पास रिवेराइन रूट ज्यादा था। और इसकी जो इम्पोर्टेंट सिटी थी अर्बन सिटी उज्जैनी, जिसमें कि लैंड रूट बहुत एक्सटेंडेड एरिया में था, यानी कि इसके लैंड रूट बहुत अच्छे थे। एक था हमारा पुहार जो कि कोस्ट के पास था, तो कोस्ट के पास था यानी इससे भी जो है इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ट्रेड करने में आसानी मिलती थी। दूसरा हमारा मथुरा आता है लास्ट, जो कि कॉमर्शियल और कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर था, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सिटी हो जाती है, कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर था उस टाइम पीरियड पे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज थी उस टाइम पीरियड की, जो कि अर्बन सिटीज में मेनली आती थी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि एलिट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें। आर्ट एंड क्राफ्ट उस टाइम पीरियड पे कैसे था, क्या लोग यूज करते थे, किस टाइप की चीजें ये लोग बनाते थे, उन सब चीजों पे। तो मेनली हम देखते हैं कि जो किंग्स और रूलिंग एलिट्स थे वो एक फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे। हालांकि ये जो है जानना बहुत डिफिकल्ट है एग्जैक्ट क्वेश्चन से कि लोग मतलब कि आज जो है उस टाइम पे जो किंग्स, रूलर्स, रूलिंग लोग रहते थे वो सब उनके बारे में जो सारी जानकारी थी एग्जैक्ट क्वेश्चन से वो सब कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी वहां पे लोग रह रहे हैं। तो सारी जानकारी लेने का मतलब है उनके घरों को हटाना, उजाड़ना या पूरा अच्छे से एग्जैक्युएशंस करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अदर जगहों पे, उसके आसपास की जो जगहें खाली थी उन पे एग्जैक्युएशंस के थ्रू जो जानकारी, जो चीजें कलेक्ट हो पाई हैं उसी के बेसिस पे ये चीज किया गया है कि उस टाइम पीरियड पे नॉर्थ NBPW, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बहुत ही महंगा यानी बहुत ही कॉस्टली एक होता था मेटल, आप बोल लीजिए, या इसकी चीजें बनती थी। तो ये जो है क्या होता था, ये मेनली एलीट पीपल या रिच पीपल आप बोल लीजिए, वो लोग इसको मेनली यूज करते थे। और बहुत सारे एग्जैक्युएशन से हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं तमाम टाइप की, बहुत सारी फिगराइंस मिली हैं जो कि ब्रॉन्ज की बनी होती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जैक्युएशन से मिली हैं। और भी बहुत सारे मेटल्स के मिले हैं,
बहुत मतलब कि अलग अलग मेटल्स के मिले। ऐसा नहीं कि ब्रॉन्ज की ही सारी चीजें या कॉपर की ही सारी चीजें, नहीं, अलग अलग मेटल की अलग अलग चीजें मिली है। गोल्ड मिला है हमें, सिल्वर मिला है, कॉपर मिला है, ग्लास की चीजें भी मिली हैं, टेराकोटा भी मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें उस टाइम पीरियड से मिली हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है हमारा ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी उस टाइम पीरियड पे ट्रेड कैसा होता था। जो हमारा 16 महाजनपदास का टाइम पीरियड था, मगध का टाइम पीरियड था, वहां पे वो लोग जो है ट्रेड कैसे करते थे। तो उनका जो ट्रेड रूट था मेनली वो क्या था, मेनली लैंड और रिवर रूट, वो दोनों टाइप से ट्रेड उनके होते थे। ये मेनली 6th सेंचुरी BCE की बात है। और वो क्रिस क्रॉस्ड वे में उनका जो है पूरा का पूरा ट्रेड वो फैला हुआ था, तमाम वेरियस डायरेक्शंस में फैले हुए थे, जिसमें कि कुछ आप ले लीजिए ओवरलैंड होता था। सेंट्रल एशिया से इनका जो है ओवरलैंड ट्रेड होता था, और ओवरसीज ट्रेड भी होते थे। उसके बाद आते हैं अरेबियन सी से इनका ट्रेड जो है स्टार्ट होता था। इधर अरेबियन सी से लेके ईस्ट टू नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक, मतलब इनका ट्रेड जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल यानी कि सिर्फ इंटर स्टेट ट्रेड नहीं होता था, इनका इंटरनेशनल ओवरसीज ट्रेड भी होता था। आप देख रहे हैं इधर पूरा सेंट्रल एशिया अरेबियन सी से लेके ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक जाता था। इधर बे ऑफ बंगाल से लेकर के पूरा साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तक इनका जो है ट्रेड फैला हुआ था। और ये किन चीजों का ट्रेड करते थे, मेनली जो चीजों का ट्रेड ये करते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजें होती थी बस उसी का ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ये मेनली ट्रेड करते थे साल्ट का, ग्रेन्स का, क्लॉथ का। आपको पता है यहाँ के क्लॉथ, यहाँ के मसलिन जिसको कि हम मलमल बोलते हैं, काफी ज्यादा फेमस था। तो क्लॉथ का ट्रेड हो गया, मेटल हो गया, मेटल ओर्स का ट्रेड हो गया, स्टोन, स्पाइसेस तो बहुत ही ज्यादा फेमस रही है इंडिया की हमेशा से, टेक्सटाइल्स हो गए, इन सब चीजों का ट्रेड किया जाता था। और ये जो ट्रेड रूट्स थे वो मेनली किसके द्वारा यूज किए जाते थे, तो वो मेनली यूज करते थे जो पेडलर्स होते थे, जो कि फूड यानी पैरों से अपने फूड से ट्रेवल्ड करते थे, जिनको कि हम पेडलर्स बोलते हैं, वो मेनली उन रूट्स का यूज करते थे। या तो जो मर्चेंट्स होते थे जो कि कारवां में चलते थे, बुलॉक कार्ट होता था और उनके साथ एनिमल्स भी होते थे, वो लोग इन रूट्स का यूज करते थे मेनली। जब हम किसी लंबे सफर पे जाते थे तो हम मेनली कारवांस में जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोग, क्योंकि रॉबर्स का और डकैत इन सब का तो डर हमेशा से लगा रहता था, इस वजह से ये लोग कारवांस में इधर से उधर ट्रेड करना, आना जाना समझते थे, मतलब ठीक समझते थे। आज भी ऐसा ही समझा जाता है। और उस टाइम पीरियड पे मर्चेंट्स जो कि जो ये सब करते थे, सामान ट्रेड करना इधर उधर, ठीक है, उन मर्चेंट्स को तमिल में जो है मसत्तुवन बोलते हैं तमिल में, और इसको प्राकृत में सातवाहन एंड सेठीज बोला जाता था प्राकृत में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है हमारी क्वींस एंड किंग्स, राइट। यानी कि उस टाइम पीरियड पे क्वींस कैसी होती थी और कौन से किंग ने किस टाइप की क्वींस चलाई या इशू की, इस पे आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जो कि उस समय पे फैली हुई थी, या आप बोल लीजिए कि कॉइन का सिस्टम आना, कॉइनेज सिस्टम आना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कॉइनेज सिस्टम आ जाने से हमारा जो एक्सचेंज है वो बहुत ही इजीली हो जाता था। तो सबसे पहले जो आया वो था पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन सबसे पहले, ये आप देख रहे होंगे काफी पुराना, यानी कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लीजिए, वहां से आपने पंच मार्क्ड कॉइन
क्वाइंस देखी होंगी और ये अब तक चली आ रही थी। इसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा चेंजेस आने शुरू हुए। अब जो है जो पंच मार्क्ड क्वाइंस थी वो सिल्वर और कॉपर के बनने लगे। इसके पहले उस टाइम पीरियड पे जो भी मेटल होता था, ब्रॉन्ज वगैरह जो भी था उनके पीरियड पे वो उसका बनाते थे। इस टाइम पीरियड पे सिल्वर, कॉपर काफी मेटल्स आ गए थे, तो ये लोग पंच मार्क्ड क्वाइन इनके मेनली सिल्वर एंड कॉपर के होते थे। उसके बाद फिर एक्साक्वेशन से हमें और भी ज्यादा जो है साइड से जो है बहुत सारी और भी जो है क्वाइंस वो बहुत ज्यादा मिले और इनका न्यूमिस्मेटिक करने के बाद, न्यूमिस्मेटिक मेनली होता है स्टडी ऑफ क्वाइंस। न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है स्टडी ऑफ क्वाइंस को। जो लोग क्वाइंस की स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। तो वो लोग इससे जो है कमर्शियल नेटवर्क्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मेनली हिस्टोरियंस, इस मतलब कि क्वाइंस की स्टडी करके। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मान लीजिए हमारे यहाँ की कोई क्वाइन है, हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारा जो रूलर है उसके यहाँ की कुछ क्वाइन है और सेम क्वाइन हमें किसी दूसरे एम्पायर से मिल रही है, किसी दूसरे सब कॉन्टिनेंट से मिल रही है। इट मीन्स कि हमारा ट्रेड उनके साथ भी रहा होगा, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे। इस टाइप के जो है आप बोल लीजिए कि इस टाइप के जो कॉन्क्लूजन्स थे वो इन क्वाइंस की स्टडीज से निकाले जाते थे, यानी न्यूमिस्मेटिक से निकाले जाते थे। अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन से टाइम पीरियड पे या किसने कैसी क्वाइंस निकाली। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्वाइंस पे आपने ये तो देख लिया पंच मार्क्ड क्वाइंस होती थी जो कि सिल्वर एंड कॉपर की बनी होती थी। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक जो रूलर थे उन्होंने सबसे पहले क्वाइंस पे क्या किया, अपना नाम और अपनी इमेज छपवानी शुरू की। यानी कि इंडो ग्रीक जो रूलर थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्वाइंस पे अपना नाम और इमेज, इसके पहले जो भी क्वाइंस आती थी पंच मार्क्ड क्वाइंस, उस पे नेम एंड इमेज नहीं होता था रूलर का, बट इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किया नेम एंड इमेज के साथ क्वाइंस को मिंट करना। उसके बाद कुशन्स थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइन, इससे पहले क्या होता था सिल्वर और कॉपर के मेनली क्वाइंस होते थे, लेकिन कुशन्स ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गोल्ड क्वाइंस। उसके बाद हम आते हैं साउथ इंडिया में हॉर्ट्स ऑफ रोमन क्वाइंस, यानी कि साउथ इंडिया से हमें हॉर्ट्स ऑफ रोमन क्वाइंस यानी रोमन क्वाइंस का झुंड मिला, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वाइंस मिले साउथ इंडिया में। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकाला जाता है कि उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे मतलब कि साउथ इंडिया का जो ट्रेड था वो रोमन एम्पायर से बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था। तभी अब हम देखते हैं गुप्तास के क्वाइन। गुप्तास के जो क्वाइंस थे, गुप्ता रूलर्स के क्वाइन, वो मोस्ट स्पेक्टाकुलर गोल्ड क्वाइंस थे। इनके भी गोल्ड क्वाइंस थे, लेकिन ये मोस्ट स्पेक्टाकुलर का मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा फाइन गोल्ड था इनका, बहुत ही ज्यादा फाइन गोल्ड का इनके जो क्वाइंस होते थे वो होते थे। उसके बाद आते हैं हम योद्धे कौन थे, ये एक ट्राइबल था, मतलब ट्राइबल ग्रुप था जो मोस्टली पंजाब एंड हरियाणा में था। इनके कॉपर क्वाइंस थे और ये भी बहुत थाउजेंड्स के फॉर्म में एक ही जगह से मिले हैं कॉपर क्वाइंस। उसके बाद फिर हम देखते हैं मतलब कि कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 6th सेंचुरी के बाद से जो है क्या हुआ कि ये जो क्वाइंस थे वो हमें बहुत कम मात्रा में मिलने लगे। इतनी ज्यादा क्वाइंस नहीं मिलते थे, एक दूसरे क्वाइंस एक दूसरे के एम्पायर में, स्टेट्स में नहीं मिलते थे। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि इनका जो ट्रेड था वो डिक्लाइन होने लगा था इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। कुछ लोगों का मानना है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उनसे इनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से इसकी जो अगल बगल की एरियाज थी वो काफी, उसकी प्रॉस्पेरिटी स्टेट्स की काफी अफेक्टेड हुई इस वजह से। कुछ जो थे हिस्टोरियंस उनका मानना ये था कि जो है बहुत ज्यादा मतलब कि उनके भी आसपास काफी नई सिटीज इमर्ज होने लगी थी, काफी अच्छे अच्छे टाउन्स इमर्ज होने लगे थे जिनसे उनके ट्रेड बढ़ गए थे। तो वो ओवरलैंड ट्रेड बोल लीजिए, ओवरसीज ट्रेड बोल लीजिए, वो उनका कम हो गया था। और भी जो है हमें इन ट्रेड वगैरह के बारे में, इनके जो है टेक्स्ट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इन सब से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं इसकी लास्ट हेडिंग पे,
जिसका की टाइटल है हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, यानी कि इंस्क्रिप्शंस पढ़े कैसे गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिफरिंग ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी को किसने पढ़ा। आपने इसके पहले भी देख लिया है कि ब्राह्मी को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जो कि एक मिंट कंपनी में जो है क्या थे, एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप, और इन्होंने सबसे पहले अशोकन ब्राह्मी को पढ़ा था 1838 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि खरोष्ठी को कैसे रीड किया गया। तो खरोष्ठी को भी सबसे पहले एक इंडो ग्रीक किंग थे, जिनकी क्वाइंस से हमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। और और इसका जो एविडेंस जो है इन इंस्क्रिप्शंस का मिलता है, वो हमें एक है देव नाम पिया करके है। इनके जो एविडेंसेस हैं, वेड ऑफ द गॉड एंड पियदासी हो गया। अशोकन इंस्क्रिप्शन से ये नाम मिलता है। मेनली ये नाम जो है देव नाम पिया एंड पियदासी, ये नाम भी मेनली अशोक के लिए ही यूज किए जाते हैं। इन इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये जो, अब हम आते हैं कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट को कैसे डिसाइफर्ड किया गया। खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी जो मेनली की नॉर्थ वेस्ट में, जो नॉर्थ वेस्ट के इंस्क्रिप्शंस थे उसमें यूज की जाती थी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मेनली जो कंपेयर करके जो किंग्स के नेम्स होते थे क्वाइंस पे, उनको कंपेयर करके जो है हमने खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया। इसको भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही डिसाइफर किया था खरोष्ठी स्क्रिप्ट को। खरोष्ठी मेनली एज ए प्राकृत होती है और ये इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट होती है। इंडो ग्रीक्स जो किंग्स थे उनकी क्वाइंस पे इस स्क्रिप्ट के बारे में मेनली मिलता है। उसके बाद हो गए हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जो कि हमें इंस्क्रिप्शन से मिले हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन से मेनली मिला है देवनाम पिया, जिसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड्स, एंड पियदासी, ये सारी चीजें। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। तो जो मेनली एविडेंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शन से जो एविडेंस मिले हैं, उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो जो एविडेंस मिले हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि इतने पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं। कुछ के लेटर्स मिसिंग हो गए हैं, कुछ ऐसे दबे दबे इधर उधर वो डैमेज हो गए हैं। तो उससे जो उसका स्पेसिफिक या उसका बोलिए जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो किस टाइम पीरियड क्या है, किस किस अर्थ में वो लिखा गया है, क्या है, वो कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली हिस्टोरियंस को नहीं पता चल पाता है, क्योंकि कुछ उसके लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, कुछ जो है मिट गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ऐसे में उसको एकदम करेक्टली उसको डिसाइफर्ड कर पाना, करेक्टली उसको जान पाना कि क्या लिखा गया है, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं। और ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि डिस्कवर्ड हुए हैं, लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना, उनको एग्जैक्टली क्या लिखा है उस पे ये पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वो इतना ज्यादा मतलब डैमेज हो चुका है। तो इससे हमें जो उस टाइम पीरियड का और जो मतलब कि होता है इंस्क्रिप्शंस, उस पे कुछ ही चीजें लिखी होती हैं, उस पे पूरी कहानी या पूरा उस टाइम पीरियड का कैसा था, कैसा नहीं था, समाज कैसा था, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज ये सब कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इतनी सारी चीजें सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चल पाती हैं। तो इसलिए भी जो है इंस्क्रिप्शंस बहुत, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि उस पर कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस या कुछ ऐसी चीजें ही लिखी होती हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है। और जो होता है मेनली कि अपने आप में ये नेसेसरी नहीं होता, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जॉय सॉरोस कैसा, मतलब उस टाइम पे डेली एग्जिस्टेंस कैसा था, ये सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चल पाती हैं। इसलिए इंस्क्रिप्शंस के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऑल ओवर इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा। इस चैप्टर में मेनली हमने देखा कि हम किस तरीके से एपिग्राफी के माध्यम से या इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम कैसे अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें उस टाइम पीरियड की बहुत सारी जानकारी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कैसे मिली है, कैसे हमने जाना कि हमारा जो सिस्टम है, क्वाइने सिस्टम जो कैसे ग्रो किया, किस टाइम पीरियड पे कैसा रहा, वहां का उस टाइम पीरियड का ट्रेड सिस्टम, मतलब इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें कैसे ये सारी चीजें पता चली। मेनली इस चैप्टर में हमने ये देखा। तो अब ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।